हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के सामने जो टॉपिक लेकर आई हूँ उसका नाम है वाक्य। आज मैं आप लोगों को वाक्य के बारे में बताऊंगी। वाक्य की रचना कैसे होती है, उसका निर्माण कैसे होता है। तो वाक्य का निर्माण, वाक्य को बनाने के लिए दो या दो से अधिक शब्दों की जरूरत पड़ती है। अब उन शब्दों का मेल कैसा हो, अगर हम एक उदाहरण से समझाते हैं। है बच्चे से खेल रहे फुटबॉल। है बच्चे से खेल रहे फुटबॉल। तो ये सुनने में भी जरा अटपटा लग रहा है और थोड़ा समझने में भी दिक्कत होती है, क्या कहा जा रहा है। थोड़ा वक्त लग जाता है समझने में। हो सकता है इससे अधिक और शब्द हो, बड़ा शब्द हो तो समझने में थोड़ा दिक्कत होगी। तो हमें शब्दों का ऐसा मेल करना है कि वो वाक्य हमको सरलता से समझ में आ जाए। उसको इस क्रम में बांधना है, इस क्रम से रखना है कि उस वाक्य को सुनने में और समझने में हमें दिक्कत परेशानी न हो। तो हमें शब्दों का ऐसा मेल करना है। अब अगर हम इन्हीं सारे शब्दों को अगर हम इस क्रम में लिख दें कि बच्चे फुटबॉल से खेल रहे हैं, अब उन्हीं सब शब्दों को जब हम इस क्रम में लिख देते हैं या किसी से कहते हैं, बोलते हैं, तो हमें ये बात आसानी से समझ में आ जाती है कि बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं। क्या से खेल रहे हैं? फुटबॉल से खेल रहे हैं। तो हमें शब्दों का ऐसा मेल करना है जो समझने में हमें आसानी हो और उसका सही अर्थ भी निकले। इसलिए शब्दों का मेल कैसा होना चाहिए? सार्थक। सार्थक यानी सही अर्थ देने वाला, सही अर्थ देने वाला, यानी कि उसके साथ कुछ अर्थ निकलता हो। शब्दों का हमको ऐसा मेल करना है जिसका कि कुछ अर्थ सही सही निकले और हमें समझने में भी आसानी हो। इस तरह से हम देखते हैं कि वाक्य में के दो भाग होते हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। यानी कि एक वाक्य में उद्देश्य और विधेय का होना जरूरी है। बाकी और कोई शब्द हो या ना हो, अगर ये दोनों है तो वाक्य पूर्ण समझा जाता है, कंप्लीट समझा जाता है और उसके अर्थ भी समझ में आ जाते हैं आसानी से। जैसे राम जाता है। राम जाता है, उद्देश्य क्या हुआ? उद्देश्य यानी हमारा लक्ष्य क्या है, एम क्या है। तुम लोगों से कभी कोई पूछते भी होंगे, बड़े बुजुर्ग या पेरेंट्स या भाई बहन कोई भी, कि भाई तो बताओ तुम्हारा उद्देश्य क्या है, पढ़ रहे हो तो आगे चलकर क्या बनोगे, क्या उद्देश्य है तुम्हारा, यानी लक्ष्य क्या है तुम्हारा। कोई कहता होगा कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, वगैरह वगैरह, है ना, प्रोफेसर बनेंगे, शिक्षक बनेंगे। तो उद्देश्य यानी हमारा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। तो यहाँ जो हमारा कहने का मतलब है कि उद्देश्य हमारा क्या है, राम के बारे में बताना। जिसके बारे में हम कुछ बोलते हो वो हमारा उद्देश्य है। और उद्देश्य के विषय में जो बात कही गई हो, जो बात कहा जा रहा है, वो कहलाता है विधेय। उद्देश्य यानी हमारा लक्ष्य है,
जो हम बोल रहे हैं, जिसके बारे में हम कहना चाह रहे हैं, वो हमारा हो गया उद्देश्य। और उद्देश्य के बारे में जो बात बताया गया हो, बताई जा रही हो, उसे कहते हैं विधेय। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। या दूसरे अर्थों में हम समझ ले कि उद्देश्य जो है वो कर्ता होता है और विधेय जो होता है वो क्रिया होता है। दूसरे अर्थों में हम यूं इस तरह भी समझ सकते हैं कि उद्देश्य जो है वो कर्ता होता है और विधेय जो है वो क्रिया होता है। अब देखो इस वाक्य में हम जो राम के बारे में बता रहे हैं वो उद्देश्य है। राम के बारे में बताना मेरा उद्देश्य था कि राम क्या कर रहा है, तो राम जाता है, राम जा रहा है, जाने का काम कर रहा है। तो काम कौन कर रहा है, करने वाला कौन है, जाने का काम कौन कर रहा है, राम, यानी राम करता है। और जाता है ये क्रिया हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये कर्ता और ये क्रिया हो गया। यानी एक वाक्य में कर्ता और क्रिया का होना जरूरी है। अगर इन दोनों में से एक को भी हम हटा देते हैं तो वाक्य इनकम्प्लीट होता है, अधूरा रहता है और वो वाक्य समझ में नहीं आता है। जैसे इसमें से अगर हम हटा दें, कर्ता को हटा दे, उद्देश्य को हटा दे, सिर्फ बोले कि जाता है, तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि कौन जाता है, किसके बारे में कहा जा रहा है कि वो जाता है, जा रहा है। उसी प्रकार से अगर हम कर्ता को बोलकर क्रिया को छोड़ दे, ना बोले, सिर्फ राम बोल दे, तो भी वाक्य अधूरा है, किसी को नहीं समझ में आएगा कि राम के बारे में क्या कहा जा रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक वाक्य में कर्ता और क्रिया का होना जरूरी है। यानी हमारा जो उद्देश्य होगा, जिसके बारे में हम कुछ कहना चाहते हो, वो हो जाएगा कर्ता और उसके बारे में जो विषय, जो बात कही जा रही है, वो हो जाएगा क्रिया। तो एक वाक्य में के दो भाग हो गए, उद्देश्य और विधेय। दूसरे मायने में हम कह सकते हैं कि कर्ता और क्रिया। अगर एक वाक्य में सिर्फ कर्ता और क्रिया होता है, इसके अलावा ना कारक का चिन्ह है, ना विशेषण है, ना क्रिया विशेषण, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वाक्य पूर्ण है, समझ में आता है कि राम के जाने की बात कही जा रही है कि राम जाता है। इस प्रकार से वाक्य के दो भाग हो गए, उद्देश्य और विधेय। दूसरे अर्थ में हम कह सकते हैं कर्ता और क्रिया। जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य कहलाता है और उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाए उसे विधेय कहते हैं। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़े। वाक्य का निर्माण यानी रचना तीन प्रकार से होता है। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्र वाक्य। एक एक कर तीनों के बारे में जानेंगे। सरल वाक्य, सरल वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होता है और इसमें एक साधारण बात की जानकारी होती है। इसमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है। एक वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया, या फिर कहें उद्देश्य और विधेय होता है और एक साधारण बात की जानकारी होती है। इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया है सरल वाक्य। जैसे राम जाता है, राम खाता है, वह बस से जाता है, पिताजी दफ्तर से आ गए। एकदम साधारण बात की जानकारी, एक उद्देश्य एक विधेय, यानी एक कर्ता और एक क्रिया होगा। इस प्रकार के वाक्य को कहते हैं सरल वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जो है वो योजक शब्दों से जुड़ा होता है। योजक शब्द यानी योजकों से जुड़ा होता है। वो क्या क्या शब्द होता है, जैसे और,
वरना इसलिए आदि। जैसे उदाहरण दे, मैं मंदिर जाऊंगा और भजन भी सुनूंगा। मैं मंदिर जाऊंगा और भजन भी सुनूंगा। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य जो है वो योजकों से जुड़ा होता है। योजकों चिन्ह और वरना इसलिए कि इस इत्यादि शब्द होते हैं। जैसे इस प्रकार के शब्द जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। दो या दो से अधिक वाक्य जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पे निर्भर नहीं करते हैं। अगर उन वाक्यों को हम अलग अलग कर दें तो हमें बात पूरी समझ में आ जाएगी। जैसे मैं मंदिर जाऊंगा और भजन भी सुनूंगा, और योजक शब्द हो गया, उससे जुड़ा हुआ है। अगर हम इन दोनों को अलग अलग करें तो एक वाक्य बन जाएगा मैं मंदिर जाऊंगा और दूसरा होगा मैं भजन भी सुनूंगा। वो अपने ही बारे में बोल रहा है कि मैं मंदिर जाऊंगा और भजन भी सुनूंगा, यानी भजन सुनने वाला भी वही है। तो ये यहाँ जो मैं है वो अंडरस्टूड है, हिडन है कि वो अपने ही बारे में कह रहा है, इसलिए मैं ही होगा। मैं मंदिर जाऊंगा, मैं भजन भी सुनूंगा। अगर संयुक्त वाक्य को हम अलग अलग कर दें तो दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पे निर्भर नहीं करते हैं, दोनों वाक्य समझ में आ जाता है। दूसरा है वाक्य जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो वरना ट्रेन छूट जाएगी। अब एक वाक्य होगा, अगर अब इन संयुक्त वाक्यों को हम अलग अलग कर दें वाक्य को, ये वरना से जुटा हुआ योजक शब्द हो गया। पहला हो जाएगा जल्दी जल्दी चलो, कहा जा रहा है कि जल्दी जल्दी चलो। दूसरा वाक्य हो गया ट्रेन छूट जाएगी। ये भी वाक्य बात समझ में आ रहा है कि ट्रेन छूटने की बात कही जा रही कि ट्रेन छूट जाएगी। एक वाक्य ये है कि जल्दी जल्दी चलने के लिए कहा जा रहा है, दूसरा वाक्य है कि ट्रेन छूट जाएगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संयुक्त वाक्य में जितने भी वाक्य होंगे दो या दो से अधिक, वो स्वतंत्र वाक्य होते हैं, वो दोनों एक दूसरे पे निर्भर नहीं करते हैं। अगर इन वाक्यों को हम अलग अलग कर दें तो बात जो है वो पूरी समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने बहुत पढ़ाई की फिर भी मैं उत्तीर्ण न हो सका, तो फिर भी ये योजक शब्द हो गया। एक हो गया मैंने बहुत पढ़ाई की, एक वाक्य हो गया मैंने बहुत पढ़ाई की, और दूसरा हो गया मैं फिर भी उत्तीर्ण न हो सका। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य होंगे और वो वाक्य स्वतंत्र होते हैं, दूसरे पे निर्भर नहीं करते हैं। अगर उन वाक्यों को अलग अलग कर दिया जाए तो वाक्य पूर्ण रूप से समझ में आता है। तीसरा जो है वाक्य का प्रकार मिश्र वाक्य, वो है मिश्र वाक्य। मिश्र यानी मिक्सचर, मिला हुआ। इसमें क्या होगा कि एक प्रधान उपवाक्य होगा और दूसरा आश्रित होगा, यानी एक मुख्य होगा और दूसरा जो वाक्य होगा वो उस पर निर्भर करेगा। जैसे ये जो है ये व्याधिकरण
योजकों से जुड़ा होता है। ये किस प्रकार का रहता है? योजकों से जुड़ा रहेगा। मिश्र वाक्य व्यधिकरण योजकों से जुड़ा होगा। जैसे तो, जैसे हो गया तो, हो सकता है कि, इत्यादि। इस प्रकार के वर्ड होंगे जिसमें कि एक प्रधान वाक्य होगा और दूसरा जो है वो आश्रित होगा। आश्रित यानी निर्भर। दूसरा जो वाक्य होगा वो आश्रित होगा, यानी वो प्रधान वाक्य पे निर्भर करेगा। जैसे पहला एग्जांपल ले लें, अगर फसल अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छा होगा। अब फसल होना जो किस पे निर्भर कर रहा है? वर्षा पर। फसल होने की बात वर्षा पे निर्भर कर रही है, तो क्या हो गया? वर्षा जो है ये प्रधान उपवाक्य हो गया। और फसल होना जो है, फसल अच्छी होगी, ये हो गया आश्रित। आश्रित यानी निर्भर। फसल होना निर्भर कर रहा है, आश्रित हो रहा है वर्षा होने पे, इसलिए वर्षा जो है ये प्रधान उपवाक्य हो गया और फसल होना जो है वो आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। इस प्रकार का जो वाक्य होता है वो मिश्र वाक्य कहलाता है। तुम आते तो मैं भी चलता, है ना? तुम आते तो मैं भी चलता। मेरा जाना किस पर निर्भर है? उसके आने पर। यदि तुम आते तो मैं भी चलता, तुम नहीं आए इसलिए हम भी नहीं गए, मेरा जाना भी छूट गया। तो मेरा जाना किस पर निर्भर कर रहा है? उसके आने पर। इस प्रकार का जो वाक्य है वो मिश्र वाक्य कहलाएगा। अध्यापक ने कहा कि कल स्कूल बंद रहेगा। बंद होना किस पर निर्भर है? अध्यापक के कहने पर, उन्होंने बताया। उन्होंने नहीं बताता तो नहीं पता चलता। तो बंद होना जो सूचना मिला वो किस पे निर्भर कर रहा है? अध्यापक के कहने पे। तो अध्यापक ने कहा प्रधान वाक्य होगा, स्कूल बंद रहेगा वो आश्रित वाक्य होगा। इस प्रकार से वाक्य की रचना 3 प्रकार से होती है: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब एक होता है वाक्य रूपांतरण। रूपांतरण यानी रूप में अंतर, उसके रूप में अंतर कर दिया जाता है। जैसे सरल वाक्य को, एक ही सरल वाक्य को कई तरह से भी बोल सकते हैं। पिताजी दफ्तर से आ गए, पिताजी आ गए, है ना? तो एक साधारण बात है। तो वाक्य के रूप में अगर अंतर कर दे, एक ही सरल वाक्य को दूसरे रूप में बोल दे, तो वो कहलाता है रूपांतरण। रूप जोड़ अंतर, क्या बन गया? दोनों मिलकर रूपांतर, और अंतर कर देने को कहेंगे रूपांतरण। उसके रूप में अंतर ला दिए, रूपांतरण हो गया। एक होता है वाक्य संश्लेषण। वाक्य संश्लेषण यानी एक से अधिक सरल वाक्य को या एक से अधिक संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य को जब एक ही वाक्य में समायोजित कर देते हैं, मिला देते हैं, तो उसको कहते हैं वाक्य संश्लेषण, यानी ब्रीफ कर देना, शॉर्ट कर देना।
कई सरल वाक्य हैं, उसको एक ही वाक्य में, सारी बातों को एक ही वाक्य में कह दिए, तो वो कहलाता है संश्लेषण। वाक्य का संश्लेषण किया गया, रूप में अंतर कर दिए, रूपांतरण। कई सारे सरल वाक्य को या कई सारे संयुक्त वाक्य को या कई सारे मिश्र वाक्य को एक ही वाक्य में समायोजित कर दिए, मिला दिए, तो वो कहलाता है वाक्य संश्लेषण। छोटा कर देना, संश्लेषण कर देना यानी छोटा कर देना। 4 वाक्य को एक ही वाक्य में बता दिए। और तीसरा होता है वाक्य रूप में अंतर आ गया, संश्लेषण हो गया, और वाक्य परिवर्तन। वाक्य परिवर्तन यानी वाक्य को ही परिवर्तित कर दिए, सरल को संयुक्त में, मिश्र में, या फिर संयुक्त को सरल और मिश्र में, या फिर मिश्र को संयुक्त और सरल में परिवर्तित कर देना। परिवर्तित कर देना यानी बदल देना, यानी सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदल दिए या मिश्र वाक्य में बदल दिए उसी बात को। वाक्य का अर्थ नहीं बदलना है, वाक्य का अर्थ जो का त्यों ही होना चाहिए, सिर्फ उसके रचना में अंतर कर देना है। इसको हम रचनांतरण भी कर सकते हैं, यानी उसके रचना में अंतर कर दिए, सरल वाक्य को संयुक्त में या मिश्र में, संयुक्त को सरल या मिश्र में, और मिश्र को सरल या संयुक्त में बदलने को वाक्य परिवर्तन या रचनांतरण भी कर सकते हैं, यानी उसके रचना में अंतर कर दिए। लेकिन जो भी काम करेंगे उसमें जो भी वाक्य में कही गई बात है उसमें कोई अंतर नहीं आना चाहिए। जो भी बात कही गई है वो बात हमारा, अगर हम रूपांतरण करते हैं या संश्लेषण या परिवर्तन, रचनांतरण करते हैं, हमारा अर्थ वही होना चाहिए। सिर्फ उसके रूप में अंतर कर सकते हैं या उसके रचना में अंतर कर सकते हैं या फिर उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तो रूपांतरण, संश्लेषण या परिवर्तन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज बस इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।